सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10th का चैप्टर पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। और लखनवी अंदाज को लिखने वाले हैं यशपाल जी। पहले यशपाल जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने BA किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। मतलब इनके संपर्क में आने के बाद में ये देश को आज़ाद करवाने के लिए जो आंदोलन थे उनके साथ भाग लेने लग गए, भगत सिंह और सुखदेव के साथ। और मृत्यु होती है इनकी 1971 में। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, मतलब सामान्य आदमी का यथार्थवादी चित्रण है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता मतलब अंतर होना, राजनीतिक पाखंड, ढोंग और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। मतलब इनकी रचनाओं में सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ, ये सब इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय है। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। मतलब भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसका उल्लेख झूठा सच में है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। अब पाठ परिचय देखिए। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। मतलब कथानक नहीं होगा तो कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है, मतलब पढ़ सकते हैं। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। पतनशील मतलब गिरते हुए, सामंती मतलब अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उस पर तीखा प्रहार करते हैं, व्यंग्य करते हैं, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी अभ्यस्त हो चुका है। आदि का मतलब अभ्यस्त। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अब बात देखिए। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। मुफस्सिल मतलब जगह का नाम। तो आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। लेखक सोच रहे हैं कि मुझे दूर तो जाना नहीं था। सेकंड क्लास का मतलब जो पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते हैं। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। कहने का मतलब ये है कि लेखक एकांत में रहना चाह रहे थे और सेकंड क्लास की टिकट लेना चाह रहे थे, ले ली थी उन्होंने। और वो ये सोच रहे थे कि इसके पैसे भी ज़्यादा नहीं है, दूर भी नहीं जाना है और मैं खिड़की में बैठ करके, मतलब एकांत में बैठ करके खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देख सकूँगा और कुछ कहानी लिखने के विषय में भी सोच सकूँगा। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझ करके जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल मतलब उल्टा। उन्होंने सोचा था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन खाली नहीं था। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब जन के बिना नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न सा असंतोष दिखाई दिया। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जैसे मैं डब्बे में कूदा तो जो सफ़ेद पोश सज्जन बैठे थे उनकी आंखों में असंतोष सा दिखाई दिया। सोचा हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हो। लेखक सोचने लगे कि ये भी कोई कहानी के विषय में सोच रहे होंगे, या फिर ये खीरे के खाने की कि मैं ये आ गया तो इनके सामने कैसे खीरा खाऊंगा, इस संकोच में होंगे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, मतलब बातचीत करने के लिए कोई भी उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, मतलब उनकी तरफ आंखें ही नहीं की। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि नवाब साहब के बारे में सोचने लगे कि इनको असुविधा क्यों हो रही है, संकोच क्यों हो रहा है। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुपात में किफ़ायत में
मतलब मितव्ययी समझदारी से उपयोग करना। अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो, मतलब मंजूर न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से, मतलब तिरछी नज़र से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, मतलब डब्बे को देखते रहे, मतलब डब्बे से बाहर की तरफ देखते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाइए, मतलब खीरा खाओगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं रहा, लेकिन कह रहे हैं कि पहले तो वो बोलने के इच्छुक नहीं थे और मुझे खीरा खाने के लिए पूछ रहे हैं, तो मुझे ये उसका इस तरह से व्यवहार परिवर्तन, भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, मतलब अनुमान लगा लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, मतलब आप इस भ्रम में हो कि हम भी कोई मामूली इंसान हैं और अपने बातों में आप हमें उलझा लेंगे। नवाब इन्होंने यशपाल जी ने जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात, मतलब सावधानी से छील करके फाकों को करीने, मतलब सलीके से तौलिए पर सजा दी। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, किसी को चाहिए तो। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, मतलब पाउडर सा बुरक दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरन, मतलब जबड़ों को इस तरह से हिला रहे थे, स्पष्ट हो रहा था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। मतलब ऐसा अपने जबड़े को हिला रहे थे कि वो खीरा खा रहे हैं और उनका स्वाद उनको मिल रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मतलब तिरछी नज़र से देख करके सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, कि मेरे सामने दिखावा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि लोगों की नज़रों से आप बच सकते हो। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह सो कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा, मतलब लखनऊ का बढ़िया खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाँकी, मतलब सुंदर सुंदर फाँके देख करके पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकर कह रहा है कि मेरे मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन पहले ही मैं इनकार कर चुका था। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा कि मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है, इसलिए मैंने मना कर दिया। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मतलब खाने की इच्छा महसूस नहीं हो रही। मैदा भी कमज़ोर, मतलब मेरा आमाशय भी कमज़ोर है। किबला शौक फरमाइए, मतलब आप ही खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा, खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ श्वास लिया, मतलब लंबी सांस ली। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंदे। पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर के वासना से रसास्वादन का खिड़की से बाहर फेंकते गई करके, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो खीरे की फाँक को उठाते, मुंह के पास लेके जाते, सूंघते और ऐसा नाटक करते वो कि जैसे ये खा रहे हैं, और उस फाँक को खिड़की से बाहर फेंक देते। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों कि यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में, मतलब सम्मान में सिर खम करना, मतलब सिर को झुकाना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब, मतलब शिष्टता, नफासत मतलब स्वच्छता, और नजाकत मतलब कोमलता, कि ये है, वो ये दिखाना चाह रहे थे और लेखक ने मतलब उनके सम्मान में अपना सिर झुका लिया।
हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने से इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस मतलब बढ़िया, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब हम गौर कर रहे थे खीरे इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से